टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, है ना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। तो सबसे पहले समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है ना, उसका दो तरह का पॉलिसी होता है। मतलब मनी से रिलेटेड, है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड दो तरह की पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। एक होता है फाइनेंस पॉलिसी और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। फाइनेंस पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फाइनेंस पॉलिसी का मकसद होता है कि एक्सपेंडिचर और इनकम को मैनेज करना, है ना। पॉलिसी के थ्रू एक्सपेंडिचर मतलब जितना खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का और जितना इनकम हो रहा है उसको मैनेज करना, उसको क्या कहेंगे? फाइनेंस पॉलिसी, है ना। वित्त योजना, वित्तीय योजना, है ना, फाइनेंस पॉलिसी, है ना, वित्तीय नीति। तो वो कौन देखता है? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। जो फाइनेंस पॉलिसी है वो कौन देखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो बजट है वो फाइनेंस पॉलिसी का ही एक पार्ट है। बजट क्या है? एक फाइनेंस पॉलिसी का ही पार्ट है। ये बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना गवर्नमेंट खर्च करने वाली है और कितना गवर्नमेंट को इनकम आने वाला है, यही होता है ना फाइनेंशियल पॉलिसी, यही होता है ना बजट, है ना। कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल किसी भी साल का फाइनेंशियल क्या होगा? जैसे 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अगला जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है वो कौन सा है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये आने वाला है और उसके लिए फोरकास्ट यहाँ पे किया गया है ना। तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है? जो फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, नहीं, जैसे अभी बजट फरवरी में बजट पास होगा 2023-24 के लिए, होगा ना। 2023 में फरवरी में 1 फरवरी को बजट पास होता है। बजट पास होगा 2023-24, अगला जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जो भी गवर्नमेंट का जो भी खर्च होगा या जो भी उसका इनकम होगा उसका स्टेटमेंट होगा, वही होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट क्या है? एक तरह से फाइनेंशियल पॉलिसी है, कैसे एक्सपेंडिचर को कम करना है और कैसे इनकम को बढ़ाना है, यही होता है। तो ये कौन देखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। दूसरे तरह का जो पॉलिसी होता है इकोनॉमी से रिलेटेड गवर्नमेंट का, वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। दिस इज रिलेटेड टू मनी, फ्लो ऑफ मनी। मतलब मनी के फ्लो, मनी को कौन छापता है? मतलब नोट कौन छापता है? मनी कौन क्रिएट करता है? मनी को कौन छापता है? आरबीआई, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट्स रिलेटेड टू फ्लो ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी, the aim of monetary policy is to manage the flow of money in the economy। इकोनॉमी में पैसा कितना जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, मतलब वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मनी क्या होनी चाहिए, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ मनी इन मार्केट। इससे क्या हो जाएगा? क्यों हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मनी को हम मैनेज करते हैं? क्यों हम ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मनी को हम कंट्रोल कर सके? क्यों? फ्लो ऑफ मनी का क्या इंपॉर्टेंस है? तो फ्लो ऑफ मनी से हम दो चीजें देखते हैं, एक तो ग्रोथ और दूसरा इन्फ्लेशन, है ना। लेकिन मेन हमारा टारगेट होता है इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट क्या होता है? इन्फ्लेशन, है ना, या फिर ग्रोथ। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा चला जाए, ज्यादा रुपया चला जाए, सबके पैकेट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा और फिर लोग डिमांड करने लगेंगे। जैसे आपके पास अभी पैसा हो जाए, है ना, तो क्या खरीदेंगे? गाड़ी, कार खरीदेंगे, है ना। अभी कार का डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पैसा होगा कार का डिमांड करने लगेंगे। तो जब कार का डिमांड आप करने लगेंगे तो कार की प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। उसी तरह हर वस्तु का डिमांड जब बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा? क्यों? लोगों के पॉकेट में पैसा आ गया, तो उससे क्या होगा? वस्तु का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई हो जाएगी ना। तो महंगाई को अब कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगी? फ्लो ऑफ मनी को कम कर देगी। पैसा जो मार्केट में जा रहा है उसको कम कर देगी ताकि कम डिमांड हो और उसका वैल्यू ज्यादा ना बढ़े, है ना। ज्यादा ये हुआ इन्फ्लेशन। इसका अपोजिट होता है ग्रोथ।
नहीं, इसके साथ ही ग्रोथ आता। देखिए जैसे मार्केट में पैसा कम है ना, मार्केट में पैसा बहुत कम है, तो आप डिमांड नहीं करेंगे, जब डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा, है ना। तो जब ग्रोथ को बढ़ाना होता है तो आरबीआई क्या करती है, फ्लो ऑफ मनी को बढ़ा देती है ना। लोग के पास डिमांड हो, डिमांड होगा तभी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तभी तो इंडस्ट्री बनेगी, है ना। तो आरबीआई तो ये कंट्रोल करती है, आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, है ना। फाइनेंस पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, क्योंकि पैसा कौन छाप रहा है, आरबीआई। मेन बैंक, इंडिया का मेन बैंक कौन है, आरबीआई, और बैंक में ही पैसा रहता है। तो बैंक में कितना पैसा रहेगा वो कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई। और पैसे से क्या कंट्रोल करेगा, मेन फोकस उसका क्या रहेगा, इन्फ्लेशन। अब हमेशा जो ग्रोथ होता है वो ऑलवेज इन्फ्लेशन। देखिए गवर्नमेंट तो अपना पॉलिसी ला रही है, फाइनेंस पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी का मेन मकसद है ग्रोथ, फाइनेंस पॉलिसी का मेन मकसद क्या है, ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ इज ऑलवेज कपल्ड विथ इन्फ्लेशन, ग्रोथ आएगा तो इन्फ्लेशन साथ में आएगा ही आएगा। कैसे, अभी बताएं। ग्रोथ का मतलब क्या है, मार्केट में खूब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के पैकेट में खूब पैसा है, तो वस्तु का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ग्रोथ होता है तो इन्फ्लेशन आता ही है। तो ज्यादा इन्फ्लेशन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन इज एक्स्ट्रा बर्डन ऑन पुअर, गरीबों पे एक्स्ट्रा बर्डन है ना। अमीर लोग तो झेल लेंगे, गरीब लोग को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है महंगाई में, सब्जी का दाम महंगा हो गया है ना। तो ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा, लेकिन इन्फ्लेशन एक लिमिट से बाहर नहीं जाए उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी रखा गया है। और मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल पॉलिसी का मेन टारगेट क्या है, ग्रोथ। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, ग्रोथ कर ही रही है फाइनेंशियल पॉलिसी के द्वारा, बजट के द्वारा। बजट में देखते हैं इतना एलोकेशन होता है, इस सेक्टर में इतना एलोकेट करेंगे, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ये सब क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ तो कर ही रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी भी आती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, आरबीआई, है ना। और इसका मेन मकसद क्या होता है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना। इसमें रखा गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो 2 से +-2 से ज्यादा नहीं, 4 से 4 से +-2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन 4 +-2 के रेंज में रहना चाहिए, 4% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। 4% कहने का, इन्फ्लेशन करने का मतलब क्या है, जो हर साल जो प्राइस बढ़ रहा है वो 4% से ज्यादा नहीं। जैसे एक पेन का दाम 10 रुपया था, तो 4% कितना हुआ, 10 का 0.4, तो अगले साल 10.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। यानी जो इन्फ्लेशन है 4% से ज्यादा +-2 करके, अगर इस रेंज में रहता है, यानी 2 से 6 के बीच में रहता है इन्फ्लेशन, तो नॉर्मल है ना। तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट यही होता है कि जो इन्फ्लेशन है 2 से 6 के बीच में, यानी 4 +-2 के बीच में रहना चाहिए। यही मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद है। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे करता है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है वो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देखेंगे। तो सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रेपो रेट। मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का, मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट, है ना। यानी मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेपो रेट। अब ये रेपो रेट है क्या, रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पे बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। आरबीआई को कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहां से आता है, आरबीआई के लोन ले से, है ना। और कमर्शियल बैंक से हम लोग लोन लेते हैं। तो जब कमर्शियल बैंक को हाई रेट पे लोन मिलेगा आरबीआई से, तो वो हम लोग को भी तो हाई रेट में लोन देगा। तो जब रेपो रेट बढ़ा देगी, जब आरबीआई देखेगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहेगी, मार्केट से पैसा निकालना चाहेगी ना। जब देखेगी बहुत पैसा है मार्केट में, उसी के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों के पैकेट में बहुत पैसा है ना। जैसे कार लोन बहुत सस्ता हो गया, तो आप क्या करेंगे, बहुत लोन लेके कार खरीद लेंगे, है ना, डिमांड बढ़ जाएगा कार का, तो कार का प्राइस बढ़ जाएगा। अब ये क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, यानी जिस रेट पे बैंक आरबीआई से लोन ले रहा था उस रेट को बढ़ा दी, यानी बैंक को खुद, कमर्शियल बैंक को खुद हाई रेट पे लोन मिल रहा है, तो वो हम लोग को भी तो हाई रेट पे लोन मिल देगा 12% लोन कर देगा, कार लोन या होम लोन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे उसको, नहीं लेना चाहेंगे, है ना। तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन
देखेगी आरबीआई की ग्रोथ कम हो रहा है, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इन्फ्लेशन कम हो गया है और ग्रोथ कम हो रहा है, तो क्या करेगी, रेपो रेट को घटा देगी। तो बैंक के पास सस्ता लोन रहेगा तो हमको भी सस्ता लोन देगा, 4% पे कार लोन दे देगा, हम क्या करेंगे, उसको लेके कार खरीद लेंगे, कार की डिमांड बढ़ जाएगा एक तरह से, है ना। तो ऐसे कंट्रोल करती है। तो रेपो रेट सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और भी इंस्ट्रूमेंट है जो हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे बैंक आरबीआई से लोन लेती है। रेपो रेट को बढ़ा देना मतलब लोन को महंगा कर दिया, तो कमर्शियल जो बैंक हमको जो लेन दे रहा है वो भी महंगा कर देगा, तो हमारे पैकेट से पैसा नहीं आएगा। जनरली हम जो अभी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहाँ से, लोन लेके ही इन्वेस्ट करता है ना सब जगह। होम घर में इन्वेस्ट करो कीजिए आप, है ना, या फिर कार में इन्वेस्ट किए, कहीं भी इन्वेस्ट, या बिजनेस को स्टार्ट किया तो कहाँ से लेता है, लोन लेकर। लोगों को पैसा नहीं रहे। अब जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो कुर्सी खरीदा, ये खरीदा, ये पैसा मैंने लोन लिया, मान लिए बैंक से सस्ता था, लोन ले लिए। अब रेपो रेट से बढ़ा देगा लोन तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो बाकी चीजों का डिमांड में नहीं करूंगा तो सस्ता हो जाएगा, है ना। तो रेपो रेट मेन इंस्ट्रूमेंट है ना। यहां तक समझ में आ रहा है चीजें, पक्का। फिर देखिए क्या बोला है, तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू निकला है ना। रिसेंटली द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और ये आरबी पहले क्या होता था ना, पहले ये जो डिसाइड होता था कि कितना होगा रेपो रेट, ये आरबीआई का गवर्नर करता था। अब 2016 से शायद 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी होगा जिसमें कई सारे मेंबर्स होंगे, है ना। कौन कौन रहता है उस मेंबर में, उसमें देखिए इसमें कौन कौन रहेगा, आरबीआई का गवर्नर जो चेयरपर्सन रहेगा, यानी पहले सिर्फ आरबीआई का गवर्नर ही कर देता था। अब क्या है, अब मॉनेटरी पॉलिसी एक कमिटी बनाई गई है इसको डिसाइड करने के लिए कि कितना होना चाहिए रेपो रेट। इसमें कौन कौन होगा, आरबीआई का गवर्नर होगा जो चेयरपर्सन होगा, फिर डिप्टी गवर्नर होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, ऑफिसर ऑफ बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के बाद ऑफिसर ऑफ बैंक होगा, 3% टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 जो लोग होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका कोई रोल नहीं था, है ना, गवर्नर ही कर देता था। इससे क्या दिक्कत हो रहा था, क्यों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। देखिए कोई भी कंट्री ग्रो कब करता है, ग्रोथ उसका तभी होता है जब उसके फाइनेंशियल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में एक क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, सामंजस्य हो, इन्हें बोलते हैं ना। क्योंकि दोनों का मकसद तो एक ही है, ग्रोथ इज ऑलवेज कपल्ड विद इन्फ्लेशन, ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन होगा ही, और फाइनेंशियल पॉलिसी टारगेट करता है ग्रोथ पे, मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट करता है इन्फ्लेशन पे, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हो पाएगा। तो पहले सिर्फ गवर्नर करता था मॉनेटरी पॉलिसी को और उधर फाइनेंस मिनिस्टर करता था, दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। तो उसको कोऑर्डिनेशन को लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई जिसमें 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी होता है वो, है ना। उसके आने से क्या हो गया, आरबीआई के लोग और गवर्नमेंट के लोग दोनों मिलकर अब काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन बढ़ा, है ना। तो 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई जो रेपो रेट डिसाइड करती है ना। और इस ये जो पॉलिसी होता है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। हर कुछ टाइम पे, शायद हर 3 महीने पे या 4 महीने पे, 4 महीने पे शायद रिव्यू होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू किया जाता है कि रेपो रेट अभी ठीक है कि नहीं। अगर उसको लगता है कि नहीं थोड़ा इन्फ्लेशन ज्यादा जा रहा है ना, तो रेपो रेट को बढ़ा देता है, लगता है इन्फ्लेशन कम हो गया तो रेपो रेट को घटा देता है ना, उसी हिसाब से एडजस्ट करते रहता है। इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करता रहता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें ये सारे लोग होते हैं, ये तो आप अलग से पढ़ लेंगे, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट है इसमें, रेपो रेट है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, सब पढ़ेंगे हम लोग जब इकोनॉमिक पढ़ेंगे। तो रिवर्स रेपो रेट है, देखिए रिवर्स रेपो रेट कुछ नहीं है, रेपो रेट जो है ना, रिवर्स रेपो रेट का मतलब है आरबीआई जब लोन लेती है बैंक से, कमर्शियल बैंक से, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हुआ कमर्शियल बैंक जब लोन ले रहा है जिस रेट पे आरबीआई से, उसको रेपो रेट। और जब आरबीआई को जरूरत होता है पैसे का तो कमर्शियल बैंक से कभी-कभी लोन उठाती है ना, तो वो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट ऑब्वियसली कम होगा रेपो रेट से, क्योंकि आरबीआई खुद चाहेगा थोड़ी कि हम ज्यादा रेट पे वो करें, लोन उठाएं, है। हाँ, वो भी वो उसी के अनुसार एडजस्ट होता है, एक का डिफरेंस रहेगा तो मेन इसको चेंज करेगा, रेपो रेट को चेंज करेगा, बाकी
सब उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, एक एक का डिफरेंस होता है, सब बताएंगे जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो डिटेल में, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो होता है जैसे कोई भी बैंक है उसका एक फिक्स कर देता है कि इतना कैश आपको रखना है ना, इतना कैश आपको रखना है अपने पास, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक मिनट, ये अभी कितना है, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा ये, तो अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से मेन जो इंस्ट्रूमेंट है अभी रेपो रेट है ना। अब इसमें भी सिर्फ रेपो रेट पे बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए क्या क्या लेटेस्ट रिव्यू क्या है इसका, ये क्या बोल रहा है, एमपीसी slashed its GDP growth estimate to 6.8% for fiscal year 2022-23 from 7.1% earlier। इसने earlier क्या बोला था, आरबीआई ने earlier कितना ग्रोथ प्रोजेक्ट किया था, 7.1% जीडीपी ग्रोथ है ना, और अभी इसको घटा के कितना कर दिया है, 6.8% है ना, 6.8% कर दिया है घटा के, बस यही न्यूज है, हमें न्यूज से मतलब नहीं है। और ये कब हुआ है, it comes a day after the World Bank raised its growth forecast to 6.9% from 6.5% earlier। यानी वर्ल्ड बैंक ने इसको बढ़ा दिया है, यही बोल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन है, वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ा दिया है और इसने एमपीसी कमेटी ने, आरबीआई की एमपीसी कमेटी ने इसको घटा दिया है। अब यहाँ पे समझेंगे ग्रोथ क्या होता है और कैसे ग्रोथ रेट कैलकुलेट होता है ना। देखिए ये जो 6.8% जो दे रहा है, जो अभी आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो 7% से घटा के 6.8% किया है ग्रोथ रेट को, फोरकास्ट को, इसका मतलब क्या है, ये 2022-23 के लिए किया है ना, बस ये देखना है 2022-23 के लिए किया है ना। यस 2022-23 के लिए, यानी इसी फाइनेंशियल, ये जो खत्म होने वाला फाइनेंशियल है उसके लिए फाइनल ग्रोथ रेट जो एंड होगा तभी तो बताएगा कि साल भर का क्या रहा। तो पहले एस्टिमेट किया था कि 7% रहेगा है ना, फाइनेंशियल जब एंड करेगा 31 मार्च को 2023 को, तो 7% रहेगा ग्रोथ पूरे साल का। अब बोल रहे हैं नहीं 6.8 रहेगा, कुछ ऐसा हुआ होगा बीच में है ना, बीच में लगा हुआ कि अब ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है अभी 6.7%। तो देखिए कैसे निकालते हैं ये 6.8% का मतलब क्या है, इसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके लिए पहले हमें जीडीपी जानना होगा। क्या होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ एक तरह से वही, ठीक है। the market value of all the goods and services produced within the geographical boundary of a country is called GDP, है ना। GDP क्या है, the market value of all the goods and services produced within the geographical boundary of a country is called GDP। भारत का जैसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना, भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर जो एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में है ना, जैसे हम जीडीपी 2022-23 की बात कर रहे हैं, तो 2022-23 के बीच में जो भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स, सामान या सेवा का प्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, जैसे हमने पेन किया तो इसका जो मार्केट वैल्यू है ना, उस वैल्यू को ही कहते हैं जीडीपी प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे इंडिया का अभी जीडीपी देखें तो 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और हम लोग ये सोच रहे हैं 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाना है, जीडीपी हो जाना है हमें 5 ट्रिलियन डॉलर, है ना। तो अभी कितना है 3 ट्रिलियन डॉलर। तो ये क्या है 3 ट्रिलियन डॉलर, हर साल निकाला जाता है, हर साल कैलकुलेट किया जाता है कि इस साल का जीडीपी कितना है ना। तो अभी 3 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विसेज में जैसे एजुकेशन सेक्टर सर्विसेज में आता है, हेल्थ सेक्टर सर्विसेज में आता है ना, जो बाल काटता है वो भी सर्विसेज में है ना।
तो ये जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका जो मार्केट वैल्यू है ना, उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी। समझ में आया ये जीडीपी, ठीक है। और चूंकि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर हो रहा है तो फॉरेनर भी इसमें काम कर रहे हैं ना, भारत में कुछ फॉरेनर भी काम कर रहे होंगे, वो भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे कुछ चीजें, फॉरेनर कंपनी भी होंगी ना यहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनी, वो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा या सर्विसेज दे रहा होगा, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन जब एनडीपी निकालते हैं, सॉरी जीएनपी निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चाहे भारत में रह के कर रहे हैं या बाहर जाके कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे रिलेशन, जीडीपी में क्या करेंगे, जो फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको घटा देंगे और जो इंडियन बाहर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा जीएनपी। नहीं हुआ, जीएनपी मतलब भारत के लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह के चाहे बाहर में रह के। तो जीडीपी में जो फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीडीपी में तो फॉरेनर्स भी है ना बाउंड्री के अंदर, तो भारत में जो फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको घटा देंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, जो भारत में इंडियन प्रोड्यूस कर रहे हैं वही बचेगा। और उसमें क्या करेंगे, भारतीय जो बाहर जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम ऐड कर देंगे, तो बाहर वाले भी ऐड रहेंगे, तो टोटल भारतीय जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आ जाएगा, तो वो हो जाएगा जीएनपी। समझ में, इसलिए डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, यही अंतर है दोनों में, ठीक है। तो जो जीडीपी में क्या करेंगे, फॉरेनर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत में रह के उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उनसे आयात कर रहे हैं, बाहर वालों का सेवा ले रहे हैं, तो क्या है, इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट को घटा देंगे और भारतीय जो बाहर जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप प्रोड्यूस करके बेच ही रहे होंगे ना, सामान को प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं अपने विदेश में, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। भारतीय जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यही हो जाता है, यही रिलेशन है दोनों में, जीएनपी और जीडीपी। अभी तक अभी फिलहाल इतना ही जानिए, और भी इसमें है, एनएनपी है, एनडीपी है, सबका मतलब एक एनडीपी बता देते हैं ना, ये समझ गए। यहाँ पे फिलहाल एनडीपी क्या होता है, जी के जगह पे एन आ जाएगा, जी का क्या बताए थे, ग्रॉस, और एन का मतलब नेट। बस देखिए पूरे रिलेशन में जीडीपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, सब रिलेशन में दो ही वर्ड को सिर्फ ध्यान रखना है, एक ग्रॉस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस है, और डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या है। डोमेस्टिक और नेशनल में तो समझ में आ गया, एक्सपोर्ट को ऐड करना है, इंपोर्ट को घटाना है ना, यही इसी से रिलेशन निकल जाएगा। नेट और ग्रॉस में क्या रिलेशन है, नेट और ग्रॉस में देखिए क्या रिलेशन है। जैसे हमने एक कार प्रोड्यूस किया इस साल, है ना, इस साल हमने एक कार प्रोड्यूस किया, क्या वो कार की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, हर साल चेंज होगी। 5 साल बाद उस कार का, जैसे मेरे पास जो बाइक था 4 साल मैंने पहले लिया था, अभी मैं बेचूंगा तो उतना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन हुआ, है ना, डेप्रिसिएशन हुआ, है ना। तो जो डेप्रिसिएशन हुआ वैल्यू का, उसको घटाना है तो वो नेट मिल जाता है। जैसे हमने इस साल ये मोबाइल खरीदा, है ना, मोबाइल बनाया, है ना, मोबाइल का जो अभी वैल्यू है वो ग्रॉस में आ जाएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे वो ग्रॉस में आ जाएगा, लेकिन उसमें प्रत्येक साल इसका कितना रेट, जैसे 4 साल में अभी हम बेचे, है ना, बाइक को तो लिया था मैंने 80,000 के आसपास, अभी बेचेंगे तो 30,000 मिलेगा मान लीजिए, तो 4 साल में 50,000 वैल्यू कम हुआ, तो पर ईयर कितना हुआ वो निकाल लेंगे, है ना, और उस साल के जीडीपी में उसको घटा देंगे। जैसे मोबाइल मैंने प्रोड्यूस किया, है ना, 3 साल बाद अगर इसको बेचते हैं तो जो वैल्यू घटेगा उसको पर ईयर से निकाल लेंगे और उस साल उसमें घटा देंगे तो नेट निकल जाए। नहीं समझे, समझ गए, है ना। जैसे खरीदा मैंने, बनाया इसी साल, लेकिन इसको उसमें घटाना है, क्यों घटाना है कि हर साल इसका रेट कमेगा, ये हमारे पास वैसा नहीं रहेगा जैसा है अभी, है ना। तो जब मान लीजिए अभी बनाए तो अभी बेचेंगे तो इसको 100 रुपया मिलेगा, लेकिन हर साल के हिसाब से इसमें 10-10 रुपया कमता जाएगा, तो 90 रुपया इसका नेट वैल्यू हो जाएगा, है ना। 10 रुपया घटा दिए, क्योंकि ये 10-10 रुपया करके ये घटने वाला है, समझ रहे हैं, वो होता है नेट। तो यही रिलेशन है ग्रॉस और नेट में, बाकी किसी का भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 4 कॉम्बिनेशन होता है ना, जीडीपी, जीएनपी, है ना, एनडीपी, एनएनपी, और कुछ हो सकता है नहीं,
क्या रिकॉम्बिनेशन है? जीडीपी आपको पता है ना, जीएनपी समझ में आ गया, एनडीपी यही ग्रॉस और नेट वाला रिलेशन, एनएनपी इसमें नेट भी है और नेशनल भी है, मतलब जीएनपी में ग्रॉस के ऊपर नेट कर दीजिए, हो जाएगा। यही है पूरा। तो जो ग्रोथ होता है किसी भी कंट्री का, जो वैल्यू है ना, वो इन्हीं नेशनल इनकम है, जो इनकम है हर साल एक इनकम होगा ना, वो इन्हीं चार में एक्सप्रेस किया जाता है, इन्हीं चार में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जीडीपी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जीडीपी। अभी तो एक नया कंसेप्ट आया है 2016 से, वैल्यू वैल्यू वैट वैट नहीं, नहीं वैट नहीं, वैल्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, टर्म वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब उसके टर्म में भी निकाला जाता है, क्या उसका भूल गए, काफी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, बस इतना अभी बेसिक चीजें समझा रहे हैं, इतना आसान नहीं है। नेशनल इनकम, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए होता है, दिमाग से निकल जाता। जीवीए करके एक नया कंसेप्ट आया है, वो हम इकोनॉमिक्स की क्लास जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे जीवीए, अभी यहाँ पे मत देखिए, बस इतना जान लीजिए नेशनल इनकम ऐसे ही निकाला जाता है, या तो जीडीपी के टर्म में, जीएनपी के टर्म में, एनडीपी के टर्म में, एनएनपी के टर्म में, ना। अब यहाँ पे देखिए, जो जीडीपी नेशनल इनकम निकल गया है ना, नेशनल इनकम इतना है, इस साल का नेशनल इनकम इतना निकला है ना। अब ग्रोथ निकालते हैं, ग्रोथ रेट, कि भाई इस साल इतना हुआ तो ग्रोथ कितना हुआ, तो क्या करेंगे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे, है ना। तो ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? ग्रोथ रेट इक्वल टू जीडीपी, इस साल का हमें ग्रोथ निकालना है, तो 2022-23, जीडीपी 2022-23, है ना, इस साल कितना ग्रोथ हुआ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, माइनस जीडीपी 21-22 पिछले साल का, है ना, डिवाइडेड बाय रेट। कैसे निकालते हैं? बेस बेस में यही रखेंगे, पिछले साल के से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, इनटू 100, यही ग्रोथ रेट, यही ये निकल के इतना आया है, इतना एस्टिमेट किया जा रहा है 6.8%, है ना। यही ग्रोथ रेट जब निकालेंगे परसेंटेज में ऐसे ही निकलेगा, निकलेगा ना, परसेंटेज पिछले साल की अपेक्षा कितना परसेंट बढ़ा, तो 6.8% बढ़ा, यानी जो भी होगा 3 ट्रिलियन, जो भी 2 ट्रिलियन होगा पिछले साल, उसकी अपेक्षा इस साल 6.8% बढ़ गया हमारी इकोनॉमी, है ना, जीडीपी हमारा बढ़ गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं ग्रोथ रेट? तो ग्रोथ रेट जो परसेंटेज में दिखता है हमें, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो क्या होता है, जीडीपी जिस साल का हमें ग्रोथ रेट निकालना है वो साल माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो ऐसे निकालते हैं। तो कितना एस्टिमेट किया है, 6.8%, है ना, 2022-23 के लिए, यानी 2022-23 के एंड में ये इतना आएगा, यानी पिछले साल 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा इस साल 6.8% ज्यादा जीडीपी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, ये जो वर्ड यूज किया है, अब देखिए जीडीपी जो निकलता है वो दो चीजों पे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट पे और दूसरा मार्केट प्राइस, नहीं, जीडीपी जो निकलता है
वो दो तरह का होता है, रियल जीडीपी और दूसरा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इसको समझाएंगे, समझा रहे हैं। रियल जीडीपी का मतलब बेस ईयर पे निकाला जाता है, ये बेस ईयर है ना, और नॉमिनल जीडीपी वो जो करंट ईयर है उस पे निकाला जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने क्या बोला, जीडीपी है क्या, एक साल में बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोड्यूस हुआ है गुड्स या सर्विसेज, उसकी वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब वो वैल्यू 2000 बेस ईयर से जब निकालेंगे, बेस ईयर अभी 2011-12 लिया गया है, 2011-12, यानी इस साल की जो प्रोड्यूस होगा उसको भी 2011-12 में जो मूल्य होगा उसके हिसाब से निकालेंगे। जैसे पेन इस साल प्रोड्यूस किए, लेकिन उस पेन का रेट हम कहां से लेंगे, जो 11-12 में जो पेन का वो रेट था उसी रेट को अभी रखेंगे, है ना। यानी इन्फ्लेशन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइस बढ़ा है इन सालों में वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ा है ना, महंगाई के कारण प्राइस बढ़ा है हर चीज का, ऐसा हम मानते हैं। तो जब हम ऐसे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर से, यानी ये जो पेन प्रोड्यूस किए उसका जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो 11-12 में जो वैल्यू था उसी को अभी भी ले रहे हैं, तो वो होता है रियल जीडीपी। क्यों, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन को हम नहीं ले रहे हैं। महंगाई के कारण जो प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रहा है, डिमांड के कारण, लोगों के पास पैसा हुआ, डिमांड हो गया तो प्राइस बढ़ गया, इसलिए नहीं, उसके वैल्यू प्रोडक्शन ज्यादा हुआ इसलिए नहीं वैल्यू ज्यादा आ रहा है, वो क्यों हुआ, क्योंकि डिमांड बढ़ गया, है ना, इन्फ्लेशन के कारण। तो रियल जीडीपी वो रियल पिक्चर दिखाता है कि भाई कितना बढ़ा है, तो पता चला कुछ नहीं बढ़ा है। 2011-12 में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उतना ही हमारे पास अभी भी जीडीपी है। ये जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वो तो इन्फ्लेशन के कारण, वो नॉमिनल में दिखेगा। नॉमिनल में क्या करेंगे, करेंट ईयर में जो प्राइस है अभी, जैसे पेन प्रोड्यूस किए, है ना, अभी जो इसका डिमांड है, 2011-12 में जो कार प्रोड्यूस किया होगा उसका डिमांड कम होगा, उसके कारण उसका प्राइस कम होगा, तो जो वैल्यू होगा वो जीडीपी कम दिखाएगा, तो वो रियल जीडीपी होगा। लेकिन अभी अगर कोई कार प्रोड्यूस करे, उसको बेचे मार्केट में, तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो उसके कारण करेंट ईयर पे जो प्राइस निकल रहा है जीडीपी का, वो क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी। इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, इसको कहते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब जो बेस ईयर पे, और अभी 2017 में ये बेस ईयर को 11-12 फिक्स कर दिया गया है, चेंज होता रहता है। इसके पहले 2004-05 था बेस ईयर, समझ रहे हैं। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड एट 7.1%। रियल जीडीपी को ज्यादा ग्रोथ रेट दिखा रहा है, इसका मतलब कि सही में ग्रोथ हुआ है ना। रियल जीडीपी ज्यादा ग्रोथ है ओवरऑल जीडीपी से, रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट ज्यादा है, 7.1% दिखा रहा है ना। लेकिन ये कब का दिखा रहा है, 7.1% Q1। देखिए हर फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना, 3-3 महीने पे। तो अब क्या करती है आरबीआई, जो पॉलिसी रिव्यू करती है वो हर 3-3 महीने पे करती है। तो पहले क्वार्टर में दिखा रहा है 7.1%, दूसरे क्वार्टर में दिखा रहा है 5.1%, 5.9%, यानी कुछ दूसरे क्वार्टर में कुछ ऐसा हुआ होगा, स्पेकुलेशन रहता है कि ऐसा हो सकता है, दूसरे क्वार्टर में कम दिखा रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी समझ में आ गया, है ना। रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा 35 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब होता है 0.35 बेसिस पॉइंट जब लिखा रहे ना, तो इसका मतलब 0.35 से बढ़ा दिया है ना। कितना है अभी 6.25%, यानी इसके पहले कितना होगा, हाँ 5.90 था, उसको कितना से बढ़ा दिया, 35 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट जहां लिखा है इसका मतलब 0.35 है ना, यानी 0.35 से बढ़ा दिया, 5.90 होगा, अभी कितना होगा 6.25, समझ रहे हैं। इसको बढ़ा दिया इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन देख रहे हैं कितना हो गया है। देखिए the MPC has maintained the forecast for headline inflation। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है टोटल इन्फ्लेशन, जिसमें सारी चीजों का वैल्यू, सारी चीजों को का प्राइस लेते हैं, सारे वस्तुओं का। और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में आपका फूड और ऑयल यानी पेट्रोल, इसको नहीं लेते हैं। कोर इन्फ्लेशन में फूड और ऑयल को नहीं लेते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारी चीजों को लेते हैं, यही अंतर है दोनों में।
इसलिए ऐसा करते हैं, दोनों में देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। हेडलाइन में ओवरऑल देखते हैं कितना प्राइस बढ़ा है। जनरली जो प्राइस इंक्रीज होता है ना, वो यही दोनों में ज्यादा, सबसे ज्यादा, या तो फूड आइटम में या तो फिर पेट्रोल में। इसके कारण पूरी तरह महंगाई बढ़ जाता है। तो कभी कभी हमें देखना रहता है कि इसके अलावा क्या इफेक्ट हुआ है, तो इसलिए हम कोर इन्फ्लेशन पे काम करते हैं। वहां पे कोर इन्फ्लेशन में फूड और ऑयल को नहीं लिया जाता है। जब कोर इन्फ्लेशन चेक करते हैं कि बाकी वस्तुओं का क्या स्थिति है प्राइस का, तो उसमें फूड और ऑयल का नहीं लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल जब इसको लेंगे तो मैक्सिमम तो इन्फ्लेशन यहीं पे हमें दिखता है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन ज्यादा ही दिखेगा, है ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब टोटल सारे वस्तुओं को ले रहा है ना, मेन टोटल वस्तुओं को। और कोर इन्फ्लेशन मतलब फूड एंड ऑयल। समझ में आया? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना है, प्रोजेक्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए 6.7%। ये जो उसका टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का या मॉनेटरी पॉलिसी का 6% उससे ज्यादा है ना, इसलिए रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है ना, ताकि जो लोन है वो महंगा हो जाए, लोगों के पास पैसा कम पहुंचे। लेकिन इससे ग्रोथ भी फिर इफेक्ट हो सकता है। तो फिर इसीलिए कोऑर्डिनेशन के लिए, है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ एक दूसरे के साथ चलता है। ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ फिर वो होगा, है ना। इन्फ्लेशन होगा तो ग्रोथ भी होगा। इन्फ्लेशन है इसका मतलब कि ग्रोथ अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन इतना नहीं होना आना चाहिए कि फिर जो, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना, जहां पे इनइक्वालिटी है वहां पे इन्फ्लेशन एक तरह से इकोनॉमिक और डिस्पैरिटी क्रिएट करता है ना, और भी गैप क्रिएट करता जाता है। जो गरीब लोग हैं उनको इन्फ्लेशन एक्स्ट्रा बर्डन है उनके ऊपर, तो इसीलिए इसको 6% से ऊपर नहीं जाने देना है। ऐसे तो इन्फ्लेशन देखा जाए तो ग्रोथ के कारण अगर हो रहा है तो अच्छी बात है ना, लेकिन हो सकता है किसी और वजह से हो रहा है ना, ब्लैक मार्केटिंग के कारण हो रहा है, वो भी तो चेक करना पड़ता है। सामान रख लिया, है ना, नहीं निकाल रहा है, और इधर से सप्लाई कम हो गया वस्तुओं का। सप्लाई साइड से नहीं होना चाहिए, डिमांड साइड से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, वो तो ग्रोथ के कारण हो रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे कई तरह से हो सकता है, सप्लाई साइड से भी तो हो सकता है, सप्लाई ही कम कर दिया, डिमांड उतना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी देखते हैं जो ओनियन होता है, प्याज होता है, वो नहीं आता मार्केट में, है ना, नासिक से आता है, बीच में सड़ गया या वो बर्बाद हो गया, तो प्याज का दाम एकदम से राइज हो जाता है। तो वहां पे डिमांड के कारण नहीं हुआ, डिमांड तो उतना ही प्याज का, है ना, नए लोग तो नहीं आ गए प्याज खाने वाले। लेकिन सप्लाई साइड से वो सप्लाई उसको कहते हैं पुश पुल, इसलिए इसको कहा जाता है पुश पुल इन्फ्लेशन, है ना। एक पुश करता है, दूसरा पुल करता है, खींचता है ना। तो सप्लाई साइड से जो इन्फ्लेशन है वो नहीं आना चाहिए हमारे यहाँ, तो उसको चेक करता है आरबीआई। अगर देखता है ग्रोथ के हिसाब से तो थोड़ा बहुत, जैसे अभी दिख रहा है 6.7%, तो लेके ठीक है 6 के आसपास है, और ग्रोथ बढ़ रहा है इकोनॉमी में इसलिए हो रहा है, तो फिर वहां पे वो ज्यादा नहीं घटाएगा रेपो रेट। लेकिन देखिएगा किसी और वजह से हो रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ गया इन्फ्लेशन, तो रेपो रेट को एकदम से बढ़ा देगा, है ना। तो इस तरह से ये कंट्रोल करते हैं मनी को, समझ रहे हैं। तो लगभग एक समझिए एक चीज की, लगभग चीजें ये इकोनॉमी का बेसिक है ये, है ना। तो